तो अभी कुछ दिनों पहले एक कहानी पढ़ी थी। कहानी तो छोटी सी थी, है ना, पर कहानी की जो सीख थी वो थोड़ी सी ध्यान देने वाली है। तो कहानी कुछ इस तरीके से थी कि एक तालाब होता है। उस तालाब में बहुत सारे मेंढक जो है उछल कूद करते रहते हैं। उनका घर होता है वही, है ना। सारे मेंढक खेलते रहते हैं, है ना, आपस में एक दूसरे के साथ मौज मस्ती से, मतलब अपने उसमें जो है वो रहते हैं। ठीक है। तो एक दिन क्या होता है, जब तालाब में जो मेंढक होते हैं वो अपने आपस में एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, खेल वगैरह रहे होते हैं, तो वहाँ पे जो है एक बैल आता है ना। अब बैल वहाँ पे तालाब में पानी पीने के लिए आता है। काफ़ी बड़ा बैल होता है, जैसे भी होता है नॉर्मल साइज़ का। ठीक है। तो बैल आता है तालाब में पानी पीने के लिए, है ना। और मेंढक जो हैं वो देखते हैं बैल को आते हुए, तो थोड़ा सा जो तालाब में जो है थोड़ा सा छुप जाते हैं, है ना। थोड़ा सा छुप जाते हैं, देखते हैं कि कोई आ रहा है तो इसलिए वो छुप जाते हैं। ठीक है। तो तालाब में बैल जब जो पानी पीता है तो पानी पीने के बाद में बैल बहुत तेज़ से जो है डकार मारता है, डकार ले लेता है पानी पी के। ठीक है। अब उसकी डकार सुन करके जो है, बैल की डकार सुन करके सारे मेंढक जो हैं डर जाते हैं, बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं वो लोग। ठीक है। अब बैल जब डकार लेता है और सारे मेंढक जो हैं वो डर जाते हैं बहुत बुरी तरीके से, तो अब वो सारे लोग डर के जो है, जो उन मेंढकों के समूह की एक सबसे बड़ा सबसे बड़ी, सबसे हम कह सकते हैं बुजुर्ग मेंढक, जो जिसको वो दादी बोलते हैं, उसके पास जाते हैं। बहुत डरे हुए तो होते ही हैं। अब जब बच्चे जो हैं छोटे डर जाते हैं तो फिर तो हम अपने बड़ों के पास ही जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही था। तो जब वो मेंढक उस बैल से डर जाते हैं, उस बैल की डकार से डर जाते हैं, तो डरे हुए सारे के सारे अपनी उस दादी मेंढक के पास जाते हैं। ठीक। दादी मेंढक के पास जाते हैं तो वो बताते हैं कि दादी, अभी ना एक बहुत बड़ा जानवर आया और ना उसने पता नहीं क्या, मतलब वो कैसे बोला और हम लोग डर गए। उसने ऐसे बोला, मेंढक जो उनमें मेंढकों में सबसे छोटा मेंढक था, क्यूट कह सकते हैं हम, है ना। तो उस क्यूट से मेंढक ने अपनी दादी मेंढक को बोला कि एक ना बहुत बड़ा जानवर आया था और उसने ना मतलब पता नहीं क्या किया और हम सब लोग जो, हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। ठीक है। तो दादी सुनती है कि इतना बड़ा जानवर था, तो दादी बोलती है, कि बच्चे बोलते हैं हाँ इतना बड़ा जानवर था। कह रहे कितना बड़ा था। तो दादी क्या करती है कि कितना बड़ा, तो दादी क्या करती है, अपना मुंह फुलाती है, पेट फुला लेती है और फिर पूछती है इतना बड़ा था। तो वो मेंढक बोलते हैं नहीं, इससे भी बड़ा था। दादी बोलती है इससे भी बड़ा था। तो दादी फिर से अपना मुंह और ज़्यादा फुला लेती है, अपना पेट और ज़्यादा वो कर लेती है, फुला लेती है, मुंह भी फुला लेती है, बड़ा कर लेती है एकदम से। फिर पूछती है इतना बड़ा था, इतना बड़ा होगा, इससे बड़ा तो नहीं हो सकता। तो मेंढक बोलते हैं नहीं, इससे भी बड़ा था, इससे भी बहुत ज़्यादा बड़ा था। अब 2-3 बार ऐसे ही चलता रहा। दादी मुंह फुलाती गई, पेट बढ़ाती गई, पूछती गई इससे बड़ा तो नहीं हो सकता, इससे बड़ा तो नहीं हो सकता। मेंढक बार बार बोलते कि नहीं इससे भी बड़ा था, इससे भी बड़ा था। अब ऐसे करते 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 वो जो दादी मेंढक होती है वो मर जाती है। ठीक है। कहानी ये खत्म हो गई। अब इस कहानी से सीख क्या मिली? कहानी से सीख ये मिली कि हम जिस ग्रुप में होते हैं, हम जिस समूह में होते हैं, हम उस समूह को ही अपनी पूरी दुनिया मानने लगते हैं, है ना। हम सोचने लगते हैं कि पूरी दुनिया जो है वो ऐसी ही है। हम मतलब पूरी दुनिया जो है जैसे हम हैं वैसी ही पूरी दुनिया भी है ना। तो उसमें वही है कि कुछ अलग जो है वो हमें हमसे हमसे कुछ अलग जो है वो हम या तो हम सहन नहीं कर पाते, या स्वीकार नहीं कर पाते, या बर्दाश्त नहीं कर पाते, जो भी है। तो अपने से अलग जो है वो हमें स्वीकार नहीं होता, हम उसको अपने जैसा ही समझने की कोशिश करते हैं। जैसे वो दादी मेंढक जो थी वो समझ रही थी कि ऐसा ही होगा, इससे बड़ा तो नहीं हो सकता, जब हम इतने हैं तो वो जानवर भी इतना ही होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है ना। अब इसी कोशिश को, चीज़ को करते 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 कि इससे बड़ा तो नहीं होगा, इससे बड़ा, मतलब वो दादी मेंढक ये सोच रही थी कि उससे बड़े जानवर हो ही नहीं सकते भाई, यही तो सोच रही थी वो यही सोच रही थी, तभी तो वो बार बार अपना मुंह फुलाए जा रही थी कि इससे बड़ा नहीं हो सकता, है ना, इससे बड़ा नहीं हो सकता, वो वाली बात। तो अब ऐसा करते करते वो मर गई। ठीक है। इस कहानी से सीख यही मिलती है कि हम जहाँ रहते हैं ठीक है ना, लेकिन हम अपने होने को ही अंतिम नहीं कह सकते। दुनिया में बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, बहुत अलग अलग तरह के लोग हैं, बहुत अलग अलग तरह के, जितने अलग तरह के लोग उतने अलग दृष्टिकोण, जितने अलग दृष्टिकोण उतने अलग विचार, और जितने अलग विचार उतनी अलग उनकी परिस्थिति, और जितनी अलग परिस्थिति एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एनीथिंग एनीथिंग एनीथिंग, ऐसे चलता रहता है। ठीक है। लेकिन हम किसी भी चीज़ को देख करके ये नहीं कह सकते कि ये अंतिम बात है, नहीं, अंतिम नहीं है। ठीक है।
जब भी बात अंतिम की आए ना, हमें हमेशा पुराणों की वो कहानी याद कर लेनी चाहिए कि इस दुनिया का ना तो अंत है ना आरंभ है ना। पुराणों की सबसे फेमस कहानी जहाँ पे भगवान विष्णु और भगवान नारायण में ये कन्फ्लिक्ट, एक झगड़ा हो जाता है आपस में कि पहले कौन आया। वो बोलते थे कि मैं बड़ा हूँ, मैं पहले आया, तुम मुझसे पैदा हुए हो। दूसरा बोलता है कि नहीं, तुम मुझसे जन्मे हो, तुम मुझसे पैदा हुए, तुम पहले कैसे आ सकते हो। तो दोनों की इस लड़ाई को फिर भगवान शिव जी ने लिंग स्वरूप में आकर के, उस जो भी है लिंग प्रकाश स्वरूप में आकर के उस लड़ाई को सुलझाया था। ठीक है, जब भी ये कन्फ्लिक्ट आता है, कौन बड़ा है, कौन बड़ा या कौन पहले आया, या जो भी है, इस तरह के जब भी कन्फ्लिक्ट आते हैं कि हम इस दुनिया का अंत को करने की कोशिश करें कि इसका अंत यहाँ पे, इसका, तो इस दुनिया का अंत कहीं नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, ये दुनिया जो है ना, हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि हम जो बात कह रहे हैं वो अंतिम है, या किसी बात की शुरुआत हम कह रहे हैं, हम कर रहे हैं कि इस बात को तो सिर्फ हम बोल रहे हैं, या हमसे पहले किसी ने बोला नहीं, या हमसे पहले किसी ने समझा नहीं, या हमसे पहले किसी ने जाना नहीं। नहीं, आपसे पहले भी वो बातें जानी जा चुकी हैं, आपसे पहले भी वो बातें लोगों को समझाई जा चुकी हैं, आपसे पहले भी लोग उन बातों को बोल बोल करके, समझा समझा करके दुनिया से जा चुके हैं। ठीक है, हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि हमने किसी चीज़ की नई शुरुआत की है, क्योंकि ये थ्योरी जो एक, हम बहुत सारी थ्योरी पढ़ते हैं कि दुनिया में जो भी चीज़ें बनती हैं, हम ये नहीं कह सकते। तो हम कभी भी ये नहीं कह सकते, जो दुनिया में हम बोलते हैं कि चीज़ें जो है ना, वो पुरानी ही चीज़ों का एक नया रूप बन करके, नया रूप मतलब उसी को मोल्ड करके, उसी को एक नया रूप दे करके हमारे सामने लाया गया है। वो पुरानी चीज़ों का ही विकसित रूप, ऐसे बोलते हैं हम चीज़ों को। मतलब चीज़ें जो हैं वो सर्कुलर फॉर्म में चलती हैं, ना कि एक स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। ऐसे नहीं बोलते, हम बोलते हैं कि चीज़ें जो हैं, नेचर जो है वो एक तरह से सर्कुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना। सर्कुलर फॉर्म, मुझे लगता है कि इस थ्योरी को समझने के लिए आई थिंक राम मनोहर लोहिया ने इस चीज़ को लेकर के अपनी थ्योरी दी है। हाँ, लोहिया ने अपनी थ्योरी दी है। इवन लोहिया ने इस बात को काउंटर किया था, कोई वेस्टर्न थिंकर हैं, उनकी बात को काउंटर करते हुए उन्होंने अपने थॉट्स, अपनी जो थ्योरीज थी सर्कुलर फॉर्म वाली, ये दी थी, है ना। बाकी क्लियर तो दोबारा से पढ़ के तभी होगा। बट बात ये है, ठीक है, हम कभी भी किसी भी बात को अंतिम नहीं कह सकते, और हम कभी भी किसी भी बात को ये नहीं कह सकते कि ये अभी शुरू हुई है। नहीं, अभी शुरू नहीं हुई है। उन बातों को तो आपको एक अलग फॉर्म में बताया जा रहा है, एक अलग बात रूप में समझाया जा रहा है। मतलब वही है कि बातें हमेशा वही रहती हैं, बस बोलने वाला हर बार अलग हो जाता है ना। अगर हम साइंस की बात करें, हाँ, साइंस अपने आप को तरह तरह से जो भी चीज़ों को, अगर हम ये भी कह सकते हैं साइंस के बारे में कि साइंस जो है चीज़ों को और ज़्यादा तथ्यात्मक रूप से हमारे सामने लाता है, और ज़्यादा उसके साथ एक्सपेरिमेंट करता है, और ज़्यादा उसके साथ प्रैक्टिकल्स करता है। उसके बाद उसके तथ्य निकाले जाते हैं, उसके निष्कर्ष निकाले जाते हैं, उसके सिद्धांत बताए जाते हैं चीज़ों के, है ना। साइंस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो कोई बात अगर कही जा रही है ना, कही गई है, साइंस उस बात को सिद्ध करने का काम करता है, तथ्यों, प्रयोग के माध्यम से, प्रैक्टिकल के माध्यम से, है ना। प्रैक्टिकल्स करके, उसके प्रश्नोत्तरी तैयार करके, सारी चीज़ें, जितने भी प्रैक्टिकल्स वगैरह होता है, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह होते हैं, उन बातों को सिद्ध करने का काम जो है वो साइंस करता है। तभी हम उस बात को एक कह सकते हैं कि अब कोई विचार आया, अब वो विचार आया और उसको एज इट इज़ लिख दिया गया, तो वो विचार तो विचार ही रहा ना, सिद्ध तो हुआ ही नहीं, क्योंकि साइंस ने तो उस पर काम किया ही नहीं। तो जब तक कोई भी विचार साइंस के, विज्ञान के क्षेत्र से पूरी तरह से सिद्ध होकर के नहीं निकल जाए, तब तक हम उस विचार को साइंटिफिकली मान्यता नहीं दे सकते। यही चीज़ तो है, विज्ञान को हम नकार थोड़ी ना सकते हैं, है ना। मतलब कि अगर हम बात करें भारत के संदर्भ में या अन्य किसी चीज़ के संदर्भ में, विज्ञान कोश की भी बात होती है एक, है ना। कोई भी विचार जब तक हमारे मन, बुद्धि, विवेक से होकर के पूरी तरह से तथ्यात्मक रूप से हमारे सामने नहीं आ जाता, है ना, हम उस विचार को मान्यता कैसे दे देंगे। तब तक तो वो सिर्फ एक मान्यता ही बना रहेगा ना, मान्यता है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन सिद्ध तो नहीं हुआ। तो उसको सिद्ध करना ज़रूरी है, जैसे भी करना हो, बात वो है, ठीक है। तो वही चीज़ है
जो कि बात वही हम जो बात बोल रहे थे वो यही थी कि कभी भी किसी भी चीज़ को देख करके या जिस भी समूह में हम रहते हैं, हम कभी भी उस बात को लेकर के ये नहीं कह सकते कि हम जो कह रहे हैं वही सच है, हमने जो सुना है वही सच है, हम जो अब तक पढ़ते आए हैं वही सच है, उतना ही सच है, इसके आगे दुनिया ही नहीं है, इसके आगे बातें ही नहीं हैं, इसके आगे शब्द ही नहीं हैं, इसके आगे विचार ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसके आगे अनंत दुनिया है और उस दुनिया के अंत तक हम कभी नहीं पहुंच सकते। ठीक है, वो वाली बात है। इसलिए जानने के बाद कुछ भी ठहरना ज़रूरी हो जाता है, रुकना ज़रूरी हो जाता है ना। हम खैर जो भी चीज़ें हैं वो वाली बात है। अब ये नहीं कर सकते कि कोई चीज़ हमें खुद से अलग दिखे तो हम ये सोचने लग जाएं कि ये हमारे जैसी नहीं है, हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये हमारे विचारों के अनुरूप नहीं है, ये हमारे अनुरूप नहीं है, हमारे अनुसार नहीं है, इसलिए हम उसको नकार ही दें, हम उसका अस्तित्व स्वीकार ही ना करें, है ना। क्योंकि वो क्या कहेंगे, हमारे सिद्धांतों के क्षेत्र में या हमारी धारणाओं के क्षेत्र में फिट नहीं बैठ रही है ना, हमारी सोच के विपरीत जा रही है, तो हम उसे है ना ये ख़त्म करने की कोशिश करते रहें, वो चीज़ गलत है, वो नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर अपनी दृष्टि को ना एक संकीर्णता से एक विस्तार देना पड़ता है। हम संकीर्ण दृष्टि रखते हैं, ठीक है, कि हम दूसरे की सत्ता को स्वीकार ही नहीं करते। इसी संकीर्ण दृष्टि को ख़त्म करना पड़ता है और हमने अपनी दृष्टि को, अपने विचारों को एक विस्तार देना होता है, ताकि हम सबकी सत्ता को स्वीकार कर सकें, अस्तित्व को, सत्ता को नहीं, अस्तित्व को, सबके अस्तित्व को स्वीकार कर सकें। और ये जो सबको स्वीकार करने की जो धारणा है, सबको स्वीकार करने का जो ये कंसेप्ट है ना, इसी से करुणा जन्म लेती है। ठीक है, यही करुणा होती है, जहाँ पे भेद की दृष्टि जो है दूसरे के प्रति वो ख़त्म हो जाती है ना, उसे ही करुणा बोलते हैं। फिर लेकिन करुणा में और दया में डिफरेंस है। करुणा दया से बहुत ऊपर की चीज़ होती है। दया कोई भी इंसान कर सकता है, नॉर्मल पर्सन दया कर सकता है किसी पर भी, है ना। बट करुणा हाई लेवल की चीज़ होती है, क्योंकि करुणा के लिए हम किसी भी दूसरे को खुद से अलग नहीं देख सकते, वही करुणा होती है। खैर, ये कॉन्सेप्ट अलग चला जाएगा। जो भी है, उस कहानी का मतलब यही था कि खुद से ये ना सोचे कि दूसरा कोई है जो बिल्कुल हमारे जैसा ही होगा, हमारे आसपास में ही होगा। नहीं, वो आपके आसपास नहीं, वो आपसे बहुत अलग हो सकता है। ठीक है, और फिर विनम्रता इसी को बोलते हैं कि हमारे आसपास ना होते हुए भी और वो हमसे बिल्कुल अलग है, तब भी हम उसके अस्तित्व को स्वीकार करें, बजाय इसके कि हम कंपटीशन ही करने लग जाएं, है ना। वो चीज़ गलत हो जाती है। अब इस चीज़ को लेकर के ही महाभारत में कर्ण और अर्जुन को लेकर की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और कृष्ण जी भी हैं ऑब्वियसली उसमें। कृष्ण जी, खैर वो कहानी बाद में, बस।